कल एक पॉइंट डिस्कस किया था हमने, आयनिक करैक्टर। कौन से मॉलिक्यूल में आयनिक करैक्टर कितना है? अच्छा याद रखना बेटा, अगर आपसे कहा जाए कोवलेंट करैक्टर तो भी आयनिक करैक्टर की तरह ही निकाल सकते आप। आयनिक करैक्टर जितना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर, तो आयनिक करैक्टर के लिए क्या कहा था मैंने? ग्रेटर द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। आगे तो इसी तरह कोवलेंट करैक्टर बोल दो, लेसर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होगा कोवलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा। चलिए ध्यान से, सेकंड पॉइंट आज बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये अलग पॉइंट है। कहा जाता बताओ इन चार में से किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? हाँ आपको बताना आयनिक बॉन्ड, इधर देखो आयनिक बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? किसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इधर देखो ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही आयनिक बॉन्ड है। क्या मैं कंक्लूड करूं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, है ना? ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, कितनी अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है, और अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है ये डिपेंड करता है कूलम्स लॉ पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना? देखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू के Q1 इनटू अपॉन, मैं R इंटू आर कर देता हूं, इज इक्वल टू के Q1 अपॉन R। बेटा मैं इसका स्क्वायर लिख दूं, Q अपॉन R, Q बाय R, बोलिए, है ना? Q बाय R मैंने लिखा Q बाय R का स्क्वायर, ठीक है ना? या इसको आप लिख देते हैं E बाय R का स्क्वायर। E हो गया चार्ज और R हो गया रेडियस। ये जो रेशियो ना E बाय R, आई कॉल दिस एज चार्ज डेंसिटी। बोलो क्या बोला मैंने इसको? चार्ज कितना डेंस है। अब बोलो क्या मैं कंक्लूड करूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। E बाय R चार्ज कितना डेंस है, पॉजिटिव आयन का चार्ज कितना डेंस है और नेगेटिव आयन का चार्ज कितना डेंस है, के। E बाय R फॉर पॉजिटिव आयन, E बाय R फॉर नेगेटिव आयन, दिस फॉर नेगेटिव आयन, दिस इज फॉर पॉजिटिव आयन। बोलो कंक्लूड करो, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द, है ना? इधर देखो, बोलो ग्रेटर द चार्ज, चार्ज जितना डेंस होगा। बताओ बोर्ड पर देखकर, एक छोटा आयन 1 पॉजिटिव, एक बड़ा आयन, बताओ ए और बी किसका चार्ज ज्यादा डेंस होगा? ए का चार्ज ज्यादा डेंस होगा। उसके बाद दोनों का साइज बराबर, इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे 1 पॉजिटिव। अब बोलो किसका चार्ज ज्यादा डेंस होगा? साइज बराबर है तो चार्ज इसका ज्यादा डेंस हो जाएगा। और बोलो चार्ज जितना डेंस होगा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी मेरे तरफ देखो, बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग है ना, बोलो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा पानी में उतनी डिफिकल्टी से सेपरेट होगा, है ना? इधर देखो और एक वर्ड है लैटिस एनर्जी। क्या है बेटा? जब आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में अट्रैक्ट करते हैं क्या करते हैं? कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ग्रेटर चार्ज डेंसिटी ऑन आयन। आप लिखना नहीं, अभी बताना। पहला स्टेप क्या लिखा? ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर लैटिस एनर्जी, ग्रेटर आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट, लेसर solubility in water। प्लीज बच्चे सारे पॉइंट पढ़ो पहले, देखो समझ पाए आप लोग। बोलो ग्रेटर चार्ज डेंसिटी E बाय R, चार्ज जितना डेंस होगा, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर लैटिस एनर्जी, है ना? उसके बाद ग्रेटर आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसके बाद ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट। समझ आगे सारे पॉइंट? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, नोट कर लो अपनी कॉपी पर। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग है,
वो सब हम इस पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, चलिए अब एग्जांपल, बड़ा हमें बताना है इन चारों में से किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी पर 4 मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। यस प्लीज राइट डाउन। बड़ा मैं ना डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। लिखा आपने फर्स्ट, चलिए बोर्ड पर देखिए बताइए इन चारों में कौन सा आयन सेम है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर देख रहा हूं क्लोराइड आयन बना रहा हूं, सेम सेम साइज और सेम चार्ज, ये तो बिल्कुल सेम है ना, साइज भी सेम, 1 नेगेटिव चार्ज। अच्छा बताओ सोडियम पे चार्ज 1, पोटेशियम पे 1, रुबिडियम पे 1, सीजियम पे 1। आपने बताना सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम किसका साइज छोटा है? ये रहा छोटा कैटाइन, ये कैटाइन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, या कैटाइन का साइज और बड़ा हो गया, और या कैटाइन का साइज और बड़ा हो गया। अब आपने सोचना है, बोलो फर्स्ट केस में एनाइन तो सेम है, कैटाइन का चार्ज देखो, बोलो कहां पे कैटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट में या लास्ट में? साइज जितना छोटा चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा अट्रैक्शन। अब बताओ इन चारों में से किसका आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? क्या बताएंगे इन चारों में से वाटर में कौन सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा? समझ आ गया? इन चारों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? पॉइंट समझ आ गया या नहीं? जरूरी नहीं हर बार डायग्राम बनाना पड़े आपको, पहले 1-2 बार डायग्राम बनाएंगे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो सेकंड आप खुद ट्राई करो, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब सेकंड में सोडियम आयन सेम है, we have got same size and same charge for sodium ion. फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन साइज बड़ा हो गया, ब्रोमाइड आयन साइज और बड़ा हो गया, आयोडाइड आयन साइज और बड़ा हो गया। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। बोलो सोडियम फ्लोराइड में या सोडियम आयोडाइड में? तो सोडियम फ्लोराइड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। बच्चे सबको समझ आ गया? आयनिक बॉन्ड इसका स्ट्रांग हो गया। चलिए एक एग्जांपल और, मैं लिख रहा हूं सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताना इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये तो आसान है, सोडियम 1 पॉजिटिव फ्लोरीन 1 नेगेटिव, मैग्नीशियम, अब बोलो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ज्यादा अट्रैक्शन या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव? आगे बोलो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। आप बताएंगे इन दोनों में से किसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा हुई? बोलो बात समझ आ गई? लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। लिखो लास्ट में लाइन, देयरफॉर लैटिस एनर्जी इज इन द ऑर्डर यूनिवेलेंट डैश यूनिवेलेंट लेस देन बाइवेलेंट डैश यूनिवेलेंट। फिर लिखो लेस देन, लिखेगा बाइवेलेंट डैश बाइवेलेंट। बोलो समझ आया कुछ या नहीं? क्या लिखा? लैटिस एनर्जी इज इन द ऑर्डर। आगे बोलो पहला क्या लिखा? मतलब 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट, उसके बाद है ना, देखो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, उसके बाद समझ आ गया? उसके बाद 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, उसके बाद 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। समझ आ गया या नहीं? चार्ज बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, लैटिस एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट, बाइवेलेंट यूनिवेलेंट, ठीक है ना, बाइवेलेंट बाइवेलेंट एंड सो ऑन। एक बार फिर नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, लैटिस एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट एंड फॉर्म 1 मोल क्रिस्टल्स। बोलो क्या लिखा आपने? समझ आया आपको? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देखो इधर, देयर इज अ सोडियम आयन, देयर इज अ क्लोराइड आयन,
ये आपस में कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। कितना सोडियम क्लोराइड? 1 मोल क्रिस्टल बना रहे हैं। बेटा जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसे आप बोलेंगे लैटिस एनर्जी। When positive ions and negative ions attract and form बोलो 1 mole crystal, the energy released is called, आगे लिखो, it can be calculated with the help of, अब बेटा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? With the help of Born and Haber cycle, Born and Haber cycle, BH साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। बताओ BH साइकिल का पर्पस क्या है, यूटिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। और बेटा इस साइकिल में हम यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू नो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, सम टोटल ऑफ एनर्जी इन ए प्रोसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलिए बोर्ड पर देखिएगा, लिखना नहीं अभी जरा, सोडियम सॉलिड लिखना नहीं बेटा। नेचर में सोडियम सॉलिड होता है और सॉलिड सोडियम में हजारों लाखों सोडियम के एटम्स होते हैं, प्लस क्लोरीन गैस। अगर आप एक कंटेनर में, गैस जार में क्लोरीन गैस ले ले और उसमें सोडियम डाल दे, बिना हीट किए ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, इसे आप बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो नाम बोलो, क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ, सुना हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? When 1 mole substance is formed from its own elements, when 1 mole substance is formed, बोलो, from its, if I take sodium solid and chlorine, उनको मिक्स किया, हीट भी नहीं किया, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है, आपस में रिएक्ट करते हैं सडनली और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है। लेकिन यहां से यहां तक आने के लिए बड़े सारे स्टेप्स हैं बच्चे, यहां से यहां आने के लिए बड़े सारे स्टेप्स हैं। अब मैं उन सारे स्टेप्स को ना फाइनल लेवल पे एक एक करके बता रहा हूं आपको। इधर देखो, बोलो सबसे पहले ये क्या? सोडियम। सबसे पहले मान लीजिए हमने इसको कन्वर्ट किया सोडियम गैस में। आप बताओ सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं इसे आप सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हीट एब्जॉर्ब होगी, इसे आप बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। हमने बच्चे 1 मोल सॉलिड को 1 मोल वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट किया, हीट एब्जॉर्ब हुई, क्या बोलेंगे? उसके बाद सोडियम गैस, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सोडियम आयन में। अब बताओ न्यूट्रल गैसेस एटम को जब मैं आयन में कन्वर्ट करता हूं, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी एब्जॉर्ब हो गई, प्लस का मतलब एब्जॉर्ब हो गई। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी तभी होती है अगर आप न्यूट्रल गैसेस एटम ले। इसलिए पहले मैंने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, गैस को आयन में कन्वर्ट। इधर बोलो ये क्या? ये कौन है? क्लोरीन मॉलिक्यूल। बीच में क्या? मैं इसका बॉन्ड तोड़ देता हूं, क्लोरीन एटम, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने बच्चे, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसे मैं बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलो, इसको लिखता हूं +1/2 डेल्टा BDH। बेटा 1/2 क्योंकि आधा मोल है ना, एक मोल को तोड़ेंगे आप तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आधे मोल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोलो समझ आ गया यहां तक? क्लोरीन गैस, बोलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 28, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो इसने गेन कर लिया। अब बताओ जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया कुछ एनर्जी लूज हुई, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH। ठीक है, और शायद आपको याद है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट है। इन ए वे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, पहले वाले तीनों स्टेप कंपनसेट हो गए। बताओ पहले तीनों स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, इस स्टेप में एनर्जी, लेकिन रिलीज एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि पहले तीनों स्टेप की एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कंपनसेट हो गई, बराबर हो गई। और लास्ट स्टेप इस पे कौन, अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया? अब बताओ लास्ट स्टेप में नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉलिड नाउ, और अब फिर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, उसे आप बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी।
अभी मैंने ऊपर टॉप पे बताया था पॉजिटिव नेगेटिव आयन जब अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब अट्रैक्ट करेंगे सॉलिड बनेगा, और जो एनर्जी रिलीज हुई क्या बोलेंगे, बताओ इधर देखिए, रुक जाओ, अभी टाइम दूंगा लिखने का। बोलो यहाँ क्या सोडियम क्लोराइड, यहाँ भी क्या सोडियम क्लोराइड, ये तो सेम है। और आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है, हेसेस लॉ पढ़ा हुआ है, रिएक्शन का रास्ता कोई भी हो लेकिन टोटल एंथैल्पी हमेशा, बताओ इस पूरे प्रोसेस में यहां से लेकर यहां तक एंथैल्पी चेंज क्या है, -x, इसे बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अब मैं ये सारी ऐड कर रहा हूं, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा आई आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस 1/2 डेल्टा बीडीएच, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लास्ट में माइनस लैटिस एंथैल्पी। बोर्ड पर देखिए, बताओ ये समझ आया आपको, यही पॉइंट है जो समझने वाला बच्चे। इस बताओ इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज है वो सारी मैंने ऐड कर दी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। बोलो टेल मी एज पर विच लॉ, है ना। बताओ इस फार्मूला में लैटिस एनर्जी है, बोलो बच्चे देखकर बताना क्या इस फार्मूला में लैटिस एनर्जी है, तो यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट। बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन होती है, एक्सपेरिमेंटली हम निकाल सकते हैं, तो अगर बाकी सारी वैल्यू गिवन होंगी वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। दिस इज अ यूजफुल, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न एंड हैबर साइकिल। ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड बॉर्न एंड हैबर साइकिल, नोट कर लो अब करना आपने। अच्छा बताइए मुझे ओवरऑल नेट, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए या रिलीज होनी चाहिए। कल बताया था मैंने, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक, तो बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबल कब होगा, अगर हीट लिबरेट हो। इधर देखो, लेकिन यहां पे क्या हुआ, 3 स्टेप में हीट, बोलो ना 3 स्टेप में हीट और 2 में, आपको क्या लगता है रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या एब्जॉर्ब एनर्जी, तो याद रखना आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा, स्टेबल होगा इफ रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन, है ना। तो बताओ रिलीज एनर्जी कौन सी, तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, लो, लैटिस एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। लिख लो अपनी कॉपी पर, a stable electrovalent bond will be formed only when released energy is greater than absorbed energy. Therefore, favorable conditions for the formation of electrovalent bond are, लिखेंगे आप ABC करके A part, ionization energy of metal atom must be, आप क्या लिखेंगे लो या हाई, लिखे must be low. Second part, electron affinity of non-metal atom must be high. और third point, lattice energy must be high. चलिए नेक्स्ट, इट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की ही एक टाइप होती है, इसलिए इकट्ठे डिस्कस कर रहा हूं, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड, यस कोवलेंट बॉन्ड, द कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड बाय लिविस, कोऑर्डिनेट बाय सेडविक। और बच्चे दोनों बॉन्ड जो है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अप ऑफ 1 or more valence electrons. कोवलेंट बॉन्ड भी शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शेयरिंग से बनता है। प्लीज बच्चे ध्यान से, शेयरिंग अप ऑफ 1 or more, आगे क्या लिखा, वैलेंस वैलेंस वैलेंस, इधर देखो तभी नाम है, आगे बोलो को, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यू कॉल इट कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चे शेयरिंग दो तरह की हो सकती है, इट में बी म्यूचुअल एंड इक्वल शेयरिंग। अगर दोनों बराबर की शेयरिंग कर रहे हैं देन इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। बट इफ इट इज वन साइडेड शेयरिंग,
मतलब शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के, कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पूरा नाम है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, which means it is a type of covalent bond. We also call it dative bond. Dative bond. या फिर एक और नाम है डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग तो दोनों में हुई, अगर दोनों बराबर शेयरिंग हुई, म्यूचुअल इक्वल शेयरिंग हुई तो कोवेलेंट, और अगर वन साइडेड शेयरिंग हुई तो देन इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है ट्रांसफर से, और कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। आगे कुछ एग्जांपल्स। अब बेटा मैं आपको 4 या 5 एग्जांपल दूंगा, आपने बोर्ड पर देखना है, लिखना नहीं है, क्योंकि 5 एग्जांपल्स के बाद फिर आपको करना है वो सफा। फ्यू एग्जांपल्स बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले बच्चे ध्यान देना, इस तरफ समझना, यहाँ पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसमें 2 फ्लोरीन के एटम है, 1 2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड ये रहे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7। मैं इसके बाहर में 7 डॉट बना रहा हूं। हम क्या करते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ये नहीं बनाते। वी ड्रॉ ओनली, नो टेल मी 7 ऑक्टेट पूरा करने के लिए इट इज शॉर्ट ऑफ 1, इसके बाहर भी 7, ठीक है। 7 बोलो, दे आर शॉर्ट ऑफ, जितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं ना उतने ये शेयर करते हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना वो दोनों की म्यूचुअल जाइंट प्रॉपर्टी हो गई, बोलो वो दोनों की। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी प्रॉपर्टी में भी आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी प्रॉपर्टी में भी। बताओ अब इसके पास टोटल कितने हो गए, 2 4 6, और ये दोनों इसमें भी गिनने, और यहां भी 2 4 6 है। तो ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई, दोनों ने बराबर बराबर शेयरिंग, एक फ्लोरीन ने, दूसरा एक दूसरे फ्लोरीन ने। अब ये जो बीच में इनके बीच में बॉन्ड बन गया, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इधर देखो बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड इज कॉल्ड, और ये जो बाकी है ना, दे आर कॉल्ड लोन पेयर। ए पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, बोलो ए पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ फ्लोरीन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, 6। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में पूछ रहा हूं ना, कितने बॉन्ड पेयर 1, कितने लोन पेयर 6, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, जब बोलो इलेक्ट्रॉन पेयर तो दोनों आ जाएंगे, 7, 1 2 3, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 5 6 एंड 7। टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर, 7 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 1 एंड लोन पेयर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे गिनो, 2 4 6 8 10 12 एंड 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन के 7, दूसरे के भी 7, ठीक है ना। नेक्स्ट देखना बोर्ड पर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बोलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड बाहर कितने, एंड इट इज शॉर्ट ऑफ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसके पास भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। काउंट करो जरा, बताओ दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 8 2 4 6 8। टेल मी हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी लोन पेयर 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर 6, एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12। समझ आ गया। नाउ देयर इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो सिंगल, 4 हुए तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आ गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ध्यान से बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2 एंड, बच्चे बाहर कितने, शॉर्ट ऑफ। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और नेक्स्ट नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 एंड 5। देखो 3 शेयर कर लिए, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, 6 एंड 2 8, 6 एंड 2 8। नाउ इट इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट बोलो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 2 लोन पेयर आ गए।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं HF की बात करूं, हाइड्रोजन के बाहर 1 और फ्लोरीन के बाहर 7। बोलो हाइड्रोजन का ड्यूपलेट पूरा हो गया। ड्यूपलेट, हाइड्रोजन को ड्यूपलेट पूरा करना है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। दोनों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब बचे एक लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से देखना आप। अब बात करता हूं मैं ओजोन की। 1 2 3। ओजोन ऑक्सीजन के बाहर 6, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8 2 एंड 6, बाहर 6, इसके बाहर भी 6। ये शेयरिंग हो गई। अब बताओ इसका ऑक्टेट 2 4 6 8 पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट भी 2 4 6 एंड अब इस ऑप्शन के बाहर भी 6। बेटा अगर मैं शेयरिंग कर देता हूं, शेयरिंग, बताओ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया 2 4 6 एंड, लेकिन जो सेंटर वाला है ना उसके पास 10 हो गए। ये समझना, इसके पास कितने हो गए 2 4 6 8 एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये जो ऑक्सीजन है ना इसका सेकंड शेल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। ऑक्सीजन में 2 शेल्स है, बताओ सेकंड शेल में हाईएस्ट कितने आ सकते हैं 8, 10 आ ही नहीं सकते। बेटा अगर ऑक्सीजन की जगह यहां सल्फर होता, सल्फर का एटॉमिक नंबर 2 8, ये शेल नंबर थर्ड, इसमें आ सकते हैं ना 10 से ज्यादा 18, तो तब ये स्ट्रक्चर सही होता। अगर मैं यहां सल्फर ले लेता अब ये स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि सल्फर के बाहर 18 तक आ सकते हैं और 10 हुए तो क्या 18 तक आ सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे ऑक्सीजन है, बच्चे ऑक्सीजन के बाहर 10 आ ही नहीं सकते। 2 4 6 8 10 हो ही पॉसिबल नहीं है, सेकंड शेल में 8 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। अब बेटा ये क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन कोऑर्डिनेटली इसको डोनेट, वन साइडेड शेयरिंग हुई, एक ही साइड से शेयरिंग हुई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ये वाला ऑक्सीजन दे रहा है। अब बताओ इसके पास कितने हो गए 2 4 6 एंड 2 8, इसके पास भी 2 4 6 एंड 8 और इसके पास भी, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये जो वन साइडेड शेयरिंग से बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा बताओ ओजोन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है 3, एक इसको भी कोवलेंट में गिनना, पूछे कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं तो कोऑर्डिनेट गिना जाएगा। बोलो ओजोन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें से एक एडेटिव बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना, लेकिन तब याद रखना, इधर देखो सेकंड पीरियड कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये देखा सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना। बड़ा ये ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर सकते। बोलो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर सेकंड शेल है और सेकंड शेल में, ठीक है ना। सो दीज 4 एलिमेंट कैन नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। इसके नीचे सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब ऑक्टेट रूल को वायलेट करना चाहे तो कर सकते, ठीक है। करना कर लो ड्रॉ, और ये भी लिख लो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए इन्हें बोलते हैं लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कैन नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखे, आप भी नोट करो, और कम से कम इनका लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लाना है। इससे ज्यादा बना सकते हैं आप काफी, मिनिमम 10 मॉलिक्यूल लिखे मैंने। मीथेन, वाटर, अमोनिया, PCl3, और उसके बाद आपने काउंट करना इनमें लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब में लिखना आपने कितने लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा आप में से जो स्टूडेंट 100 लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना लेगा और याद कर लेगा,
उसको केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा कंप्लीट। केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ लिविस डॉट स्ट्रक्चर से आता है। अगर आपको लिविस डॉट स्ट्रक्चर आते हैं 100 मॉलिक्यूल के, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आते तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती। बस लिविस डॉट स्ट्रक्चर याद कर लो 100 मॉलिक्यूल के। बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है। एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री 100 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो जिसको 100 मॉलिक्यूल्स के लिविस डॉट स्ट्रक्चर आते हैं सही तरह से, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसको केमिकल बॉन्डिंग अच्छी तरह से आता है। केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन जो है वो लिविस डॉट स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। चलिए कुछ आप करिए, कुछ मैं नेक्स्ट टाइम आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा।